सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल आपको बात सुना रहे थे मनिया सुरवे की, उसी को आज जारी रखेंगे। और हमारे सहयोगी मुंबई से उन्होंने बहुत अच्छे इनपुट आज एक बार फिर दिए हैं। लास्ट 11 मिनट की बातचीत हमारी आज फिर हुई फ़ोन पे, उसी बात को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आपके तरफ जो भी पहुँचे वो साफ सुथरा हो, सही हो, फैक्चुअल हो। इसलिए हम मेहनत करते हैं। नहीं होता है तो कुछ नहीं बनाते, लेकिन जब बनाना है तो बहुत सोच समझ के उसको ठीक ठाक तरीके से बताया जाए तो अच्छा रहता है। ना आपका कोई नुकसान होता है ना किसी का। शायद इसीलिए आज तक हमारे खिलाफ कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई केस नहीं किया, हमारा कोई एपिसोड यूट्यूब से उतारा नहीं गया, कभी कोई लीगल नोटिस नहीं मिला, कभी किसी ने तंग नहीं किया। खैर, हमारी कोशिश थी कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए कि कैसे मनिया सुरवे को इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन बना के पेश कर दिया गया, जबकि अपनी किताब में, पुस्तक में इसाक बागवान ने खुद लिखा है। मेरी कई बार उनसे बात भी हुई है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, बल्कि 8-9 महीने बागवान साहब मेरे से छोटे हैं, हमारे भाइयों जैसे रिश्ते हैं, बहुत साथ में काम किया है बहुत साल। तो बागवान साहब का कहना है उस किताब में कि उस एनकाउंटर के पहले उन्होंने कभी, हालांकि क्राइम ब्रांच में काम करते थे, कि कभी भी उन्होंने मनिया सुरवे का नाम नहीं सुना था। उस जमाने में जितने गैंग थे उन सब के नाम हमको पता है। कुछ इंडिविजुअल लोग अपने अपने दम पे कुछ करते थे, उनमें से एक था मनिया सुरवे। उसको मैं अपने तरीके से एक रिलक्टेंट क्रिमिनल कहता हूँ। बहुत कहानियाँ फिल्मों में देखते हो कि आदमी मजबूर हो के क्रिमिनल बनता है, उनमें से एक मनिया सुरवे था। उसका भाई भार्गव, वो लोगों से पंगे लेता था, मारा मारी करता था। उसके चक्कर में पुलिस वाले मनिया को भी पकड़ के ले जाते थे, इसको तंग करते थे। तो उसका छुटकारा पाने के लिए वो आदमी भाग जाता है और इसी तरह लड़ाई झगड़ों में आ जाता है। हालांकि पुलिस का उस समय मकसद ये नहीं था कि इसको तंग किया जाए, वो इसके भाई को पकड़ना चाहते थे। उस भाई को पकड़ना है तो भाई के थ्रू पकड़ेंगे। ये उस जमाने का एक पुलिस का काम करने का तरीका हुआ करता था। लेकिन ये कहना कि अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था मनिया सुरवे, ये बात सही नहीं है। अगर उसका एनकाउंटर नहीं होता, आप सोच के देखो, मनिया सुरवे का एनकाउंटर एट बड़ाला नहीं होता तो किसी को उसका नाम भी पता नहीं चलना था। किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी और तरीके से मर जाता तो किसी अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपनी थी। खैर, इस पे बाद में एक बार बात करेंगे। हमारी जो आने वाले दिनों में आगे रिसर्च चल रही है उसमें बहुत से खुलासे और करें। और उस टीम में से जितने 10-12 ऑफिसर क्राइम ब्रांच के थे, किसी ने भी मनिया सुरवे का नाम नहीं सुना था। अब क्यों मारा गया उसको, इसकी कहानी के ऊपर एक सेपरेट एपिसोड बनाएंगे। एक बार हमने बनाया था, अगर आपको याद हो। मनिया सुरवे दाऊद के लिए खतरा नहीं था, मनिया सुरवे खतरा था वरदाराजन मुडलियार के लिए, क्योंकि इसका जो छोटा मोटा चोरी चकारी का गैंग था वो सब धारावी में एक्टिव थे, और धारावी स्ट्रॉन्ग होल्ड था वरदाराजन मुडलियार का। और जब मनिया सुरवे ने एंटोपिल में रहना शुरू कर दिया तो मुडलियार को बहुत खतरा पैदा हुआ। खैर, फिर बात करेंगे। आज हम सिर्फ जो कल की कंट्रोवर्सी थी कि कैसे बड़े सख्त शब्दों में इसाक बागवान कहते हैं, जब उनका शूटर एट बड़ाला फिल्म बनाने वालों से झगड़ा हुआ, उन्होंने इसको हिंदू डॉन बना दिया, बहुत बड़ा गैंगस्टर बना दिया। और बागवान साहब को इस बात से तकलीफ थी। वो कहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये आदमी कुछ नहीं था, आपने इतना बड़ा क्यों बनाया। खैर, जो पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी उसके लिए बात करते हैं हमारे मुंबई के सहयोगी, जिन्होंने ये पूरा जो मनिया सुरवे वाला किस्सा इसाक बागवान साहब की किताबें
और वो दूसरी किताबें जो पत्रकारों ने लिखी उनके बहुत अच्छे जानू हैं, जानकार हैं। मैं ना तो फिल्में देखता हूँ ना दूसरे क्राइम रिपोर्टर्स की किताब पढ़ता हूँ। ये मेरी एक कमज़ोरी है, इसलिए मुझे मदद लेनी पड़ती है उन लोगों से जो ये सब देखते हैं। तो आप बताते हैं कि क्या बात थी जिसके लिए इसहाक बागवान साहब और फिल्म बनाने वालों में झगड़ा हुआ, सुनिए। तो सर वो फिल्म की कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी थी कि ये फिल्म बनाने वाले जो थे ना, उन्होंने संजय संजय गुप्ता प्रोड्यूसर था उसका। हाँ, संजय गुप्ता डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया, फिल्म बनाने से पहले वो हाँ। इसहाक बागवान से इंफॉर्मेशन ली थी कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में। ओके। हाँ, लेकिन उन्होंने उसमें ऐसे कुछ चेंजेस कर दिए जिसमें इसहाक बागवान बागवान को ऑब्जेक्शन था। ओके। लेकिन सर बात क्या है कि कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब 2013 में फिल्म रिलीज होने वाली थी। ओके। लेकिन मेरे ख्याल से आप पूछो तो इस कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत है ना, हाँ। वो 2006 में ही हो चुकी थी। ओके। हाँ, 2006 में इस तरह से हुई थी। ये जो अपने राइटर है हुसैन जैदी, हाँ जी। ये 2006 में मधुकर झेंडे साहब के पास गए थे ओके। कि मुझे किताब लिखनी है, हाँ। तो मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके। तो मधुकर झेंडे साहब ने उनको इसहाक बागवान साहब के पास भेजा हाँ। और इसहाक बागवान से कहा कि इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप दे दो। बागवान साहब उस समय मलबार हिल पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे, 2006 की बात है। ओके। तो बागवान साहब ने हुसैन जैदी को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी किताब लिखने के लिए। ओके। और बाद में 2011 में हुसैन जैदी साहब की वो किताब आई। और डोगरी टू दुबई। हाँ, फ्रॉम डोंगरी टू दुबई। ओके। अभी उस किताब को पब्लिश करने का, लॉन्च करने का जो प्रोग्राम था ना, हाँ। उसमें इसहाक बागवान साहब गए हुए थे ओके। झेंडे साहब को साथ में लेके। हाँ। तो वो किताब पब्लिश होने के बाद झेंडे साहब ने वो किताब पढ़ी डिटेल में। हाँ। हाँ। तो उन्होंने किताब पढ़ने के बाद बागवान साहब को बोला कि यार हम लोगों ने इतने साल काम किया है डिपार्टमेंट हाँ। में, हाँ। इस किताब में कुछ बातें गलत है और कुछ बातें मतलब अननेसेसरी बताई गई है। ओके। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बात बताई बागवान साहब को कि हाँ। मन्या सुरवे के स्टोरी में ये जो वो हुआ था, साबिर की जो किलिंग हुई थी, हाँ। उसमें मन्या सुरवे का कोई लेना देना था नहीं, लेकिन उसके ऊपर स्टोरी बना दी गई है मन्या सुरवे का नाम लेके। ओके। जबकि जाफर जमाल सिद्दीकी जो उसमें एक्चुअली शामिल था मर्डर में साबिर के, हाँ। उसका जिक्र कहीं किया ही नहीं है। ओके। तो झेंडे साहब का बागवान साहब को ये कहना था कि हम लोगों ने जो इतने साल सर्विस की है, ये हाँ। इससे गलत मैसेज पब्लिक में जा रहा है, ओके। तो इसको कहीं ना कहीं क्लियर करने की जरूरत है। तो बागवान साहब ने जो बुक लिखी ना, हाँ। वो सजेशन था झेंडे साहब का ओके। कि तुम बुक लिखो और पुलिस की जो साइड है उसको आप क्लियर करो अपने बुक के जरिए। ओके। हाँ, और दूसरी बात क्या है सर, बागवान साहब अपने पुलिस करियर में झेंडे साहब को अपना गुरु मानते थे। हाँ। हाँ। हाँ, ये बात उन्होंने कही हुई है खुद। ओके। तो ये 2011 तक ये कंट्रोवर्सी चली। ओके। उसके बाद वो 2013 में शूट आउट वडाला जब मूवी बनने लगी, हाँ। तो ये प्रोड्यूसर संजय गुप्ता वगैरह ये अपना बागवान साहब के पास गए थे स्टोरी लेने। हाँ। तो बागवान साहब ने स्टोरी दे दी, उसके साथ साथ अनिल कपूर है उस मूवी में। हाँ। तो अनिल कपूर भी कई बार बागवान साहब से मिलने गए थे। हाँ, वो बागवान का रोल अनिल कपूर कर रहा था ना। हाँ, सही बात है। हाँ। तो उस दौरान बागवान साहब ने अनिल कपूर को यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, चीजें कैसे कैरी करनी है, हाँ। मैनरिज्म क्या होना चाहिए, उठना बैठना कैसे है, हाँ। ये सब बातें भी अनिल कपूर को बागवान साहब ने उस वक्त बताई थी। ओके। और बागवान साहब ने सारे फैक्ट्स ये फिल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दे के उन्हें एक एनओसी दिया कि ये जो सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं, हाँ। इसके ऊपर मूवी बना दी जाए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके। अभी इन लोगों ने क्या किया, मूवी बनाने के बाद उसका जो प्रोमो आया, हाँ। वो प्रोमो में इन्होंने पहली चीज तो ये की कि जो कैरेक्टर्स थे उनके असली नाम फिल्म में यूज कर लिए। ओके। दूसरी बात उसमें ये थी कि मन्या करेक्टर मीन बागवान साहब का नाम भी बागवान रख लिया, उसका मनिया सुरभि रख लिया, सब पूरा ऐसे। सब कैरेक्टर्स के ओरिजिनल नाम इन्होंने रख लिए। ओके।
हाँ, दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की, मन्या सुरवे का रोल जो दिखाया उसमें, जो जॉन अब्राहम ने किया था, हाँ। उसमें इन्होंने उसको एज़ अ हिंदू गैंगस्टर प्रमोट किया ओके। या पोर्ट्रे किया बोल सकते हो उसको। हाँ। लेकिन रियल में ऐसा कुछ था नहीं। मन्या सुरवे का जो सबसे खास आदमी था शेख मुनीर, हाँ। वो तो हिंदू नहीं था। हाँ। मन्या सुरवे के गैंग में रवि कामाटी था जो साउथ इंडियन था, उसके बाद उदय शेट्टी था, बाजा सावंत था। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनल का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जाफर सदीकी था। हाँ, जाफर तो उसका दोस्त था। हाँ। हाँ, तो कहने का मकसद यही है कि क्रिमिनल का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ ये बाद में कि उसमें जो सीन दिखाए गए वो एकदम अलग थे। जो बागवान साहब से इन्होंने एनओसी लिया था, हाँ। उससे बिल्कुल अलग थे वो, ओके। और थोड़े भड़काने वाले थे। हाँ। तो बागवान साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले लिया ओके। कि आपने मुझसे आपने जिस चीज़ की एनओसी ली है, हाँ। वो तो आप दिखा नहीं रहे हो फ़िल्म में, हाँ। गलत चीज़ें आप दिखा रहे हो उसमें। हाँ। तो इस तरह से वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बागवान साहब का थोड़ा वो हो गया था। बाद में इन लोगों ने क्या किया, वो फ़िल्म के आगे एक डिस्क्लेमर दे दिया हाँ। कि ये जो फ़िल्म है, ये फैक्ट्स और फ़िक्शन का मिक्सचर है। अच्छा। और ये फ़िल्म जो किताब है फ्रॉम डोंगरी टू दुबई, उसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा। और बाद में इन लोगों ने कैरेक्टर के नाम भी चेंज कर दिए। नया ट्रेलर, नया प्रोमो लाया इन लोगों ने। हाँ। ऐसी वो कंट्रोवर्सी हुई थी। दूसरी चीज़, उस फ़िल्म में एक उसके लास्ट सीन में एक गलत बात दिखाई गई थी हाँ। कि वो मान्या सुरवे का एनकाउंटर करने के बाद उसको गाड़ी में डाल के पूरे शहर में घुमाते हैं, हाँ। और जब उसकी जान चली जाती है तब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ओके। अभी ये चीज़ किसी ने आज तक बोली नहीं होगी पब्लिक में, मैं आपसे एक बता रहा हूँ। हाँ। मान्या सुरवे का एनकाउंटर जब हुआ, हाँ। तो आपने देखा होगा अंबेडकर कॉलेज के ठीक अपोजिट रोड के उस तरफ वडाला बस डिपो है। हाँ। हाँ। तो मान्या सुरवे ने जो पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी ना, हाँ। उसमें से एक गोली बीएसटी बस के कंडक्टर को लगी थी। ओके। हाँ, तो ये कैसे आप कह सकते हो फ़िल्म में कि यार ये फेक एनकाउंटर था। हाँ। बाद में बागवान साहब को रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इनको दी थी, उस हिसाब से इन्होंने फ़िल्म नहीं बनाई है। बहुत मिर्च मसाला है इसमें, और इसमें पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है, पुलिस के इमेज पे उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अपना साइड क्लियर करने के लिए मैं अपनी बुक लिख देता हूँ। ओके। हाँ, एक्चुअली ये जो मूवी है ना सर, ये 1 मई 2013 को रिलीज़ होने वाली थी, ओके। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से वो 13 मई को रिलीज़ करनी पड़ी थी। ओके। ओके। हाँ, तो बागवान साहब ने बाद में 2018 में अपनी बुक लिख के सब चीज़ें क्लियर कर दी। ओके। हाँ। तो ये इसमें बागवान साहब ने तो पैसा भी नहीं लिया था कुछ? नहीं, नहीं, कुछ था पैसा पैसा? पैसा नहीं लिया था। बागवान साहब ने अपने मीडिया वालों से उस टाइम कहा भी था जब मूवी आई थी कि मैंने जो हाँ। एनओसी दिया है इनको, हाँ। वो मतलब पैसा नहीं लिया, 1 भी रुपया इनसे लिया नहीं। उल्टा जब अनिल कपूर वगैरह आए थे उनसे मिलने, हाँ। तो अपनी यूनिफ़ॉर्म दिखा दी, कैसे पहनना है, कैसे उठना-बैठना, मैनरिज़्म क्या है। हाँ। कोऑपरेशन किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने फ़िल्म फ़ेमस करने के लिए वो सब बातें की, तो बागवान साहब का ऑब्जेक्शन आया उस पे, हाँ। इसलिए। ओके। तो वही इसमें बागवान साहब ने बाद में वो जो, मैं तो फिल्म देखी नहीं, मैं फिल्में देखता नहीं हूँ। जी। वो जो जो प्रोमो में नाम चेंज किए थे, वो हाँ, खाली प्रोमो में चेंज किए थे, जो पूरी फिल्म में चेंज कर दिए थे नाम? पूरी फ़िल्म में चेंज कर दिए थे। अच्छा, डबिंग दोबारा की होगी फिर सबकी? इसीलिए उसकी रिलीज़ डेट आगे करनी पड़ी, पोस्टपोन करनी ओके। पड़ी। ओके। ओके। हाँ, ये उसकी तो कंट्रोवर्सी थी। तो इसके बाद में भगवान साहब ने मीडिया के साथ भी बात की थी, कुछ आर्टिकल छपे थे, उनकी नॉलेज है आपको? आर्टिकल आए थे मीडिया में, तो हाँ। उस मीडिया के आर्टिकल में बागवान साहब ने क्या बोला मीडिया वालों से कि इस फ़िल्म हाँ। में दिखाया गया है कि मन्या सुरैया को मारने के लिए हमने गैंगस्टर की हेल्प ली थी। ओके। मतलब फ़िल्म में एक्चुअली ये दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम जो है ना, हाँ। वो जाके इसाक बागवान साहब को ऑफ़र देता है कि तुम मन्या सुरैया को मार दो। ओके। बागवान साहब ने मीडिया में भी बताया है और अपने किताब में भी ये बात बताई है कि हाँ। मन्या सुरवे ऑपरेशन से बागवान साहब का मन्या सुरवे के एनकाउंटर से लास्ट डे तक कोई लेना देना नहीं था। ना ही उन्होंने कभी मन्या सुरवे को रियल लाइफ में देखा था। हाँ। जिस दिन ये मन्या सुरवे एनकाउंटर प्लान हो रहा था क्राइम ब्रांच में, हाँ। उस दिन बागवान साहब को काम दिया गया था जो उधर का स्टाफ था उनके इंश्योरेंस के फॉर्म भरने का। हाँ। लास्ट मोमेंट पे जो यशवंत भिड़े साहब थे ना, हाँ।
उन्होंने बोला कि ये जो ऑफिसर है इसाक बागवान, ये थोड़ा यंग दिखता है, हाँ तो हमको ये चाहिए इस ऑपरेशन में, इसलिए उनको शामिल किया गया था। हाँ, कि स्टूडेंट लगेगा उसको वहां खड़ा करके रखेंगे तो शक नहीं हाँ होगा, और बागवान साहब पुलिस वाले लगते भी नहीं थे। हाँ हाँ, मतलब उनकी हाइट थोड़ी कम थी, वो यंग थे उस एज में, हाँ, इसलिए। और इनके साथ एक संजय पांडे थे, वो नए नए पुलिस फोर्स में भर्ती हुए थे, वो भी एकदम यंग स्टूडेंट लगते थे। संजय संजय पांडे वो संजय पहला परांडे। ऑपरेशन था वो। हाँ हाँ, संजय परांडे थे, शिर्के थे, हाँ ये सब ऑफिसर थे उसमें। हाँ, तावड़े भी था मेरा ख्याल, ऐसे कुछ थे, कुछ और भी लोग थे, काफी थे, दावकर था। हाँ 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 हाँ, तो ये सब कंट्रोवर्सी हुई इसमें। राइटर जो है, तो अल्टीमेटली ये हुआ कि प्रोड्यूसर्स ने बोला कि हमारी फिल्म जो है ये बागवान साहब के बताए हुए इंसिडेंट पे नहीं है, ये तो हुसैनजादी के नावल पे बेस्ड है। हाँ, फ्रॉम डोंगरी टू दुबई पे हमने इसका स्टोरी लिया है और उस पे हाँ फिल्म बनी है, हाँ, और ऐसा। उसमें फैक्ट और फिक्शन दोनों है, लेकिन हमारे जो अंडरवर्ल्ड के जो पढ़ने वाले लोग हैं, फॉलो करने वाले, वो उसको अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री समझ बैठे और नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लोग इसलिए अंडरवर्ल्ड उसको सच मान बैठे क्योंकि उस टाइम लोगों, मतलब सोशल मीडिया आज के जितना था नहीं और लोगों को नॉलेज थी नहीं, हाँ तो लोग उसी चीज को सच मान के बैठे इतने साल तक, ऐसा हुआ बिल्कुल। इसलिए। शुरू तो सुना आपने क्या थी पूरी कंट्रोवर्सी। अब हमारा इसके बारे में क्या कहना। किताब लिखना हर आदमी का हक है, किस तरीके से लिखनी है वो भी उसका हक है, लेकिन किताब लिखने के पहले उनको ये बता देना चाहिए था किताब के पहले पन्ने पे कि ये क्राइम वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं है, ये फिक्शन और फैक्ट्स को मिला के बात की गई है, जैसा कि उन्होंने फिल्म में डिस्क्लेमर दिया। अगर इसी किस्म का डिस्क्लेमर किताब में लिख देते तो ये गलत फहमियाँ कभी भी क्राइम के जानकारों के लिए नहीं पड़ती थी कि साबिर को कैसे मारा गया, मनिया उसमें शामिल था कि नहीं था। अब ये हर आदमी का आज़ादी है कि अपनी फिल्म कैसे बनानी चाहता है। आई नो संजय गुप्ता फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। एक ज़माने में संजय गुप्ता का सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही हुआ करते थे, उसके दिनों में हमारी मुलाकातें भी हुई। मुझे कई बार कांटेक्ट भी किया था एक फिल्म का सब्जेक्ट बनाने के लिए, लेकिन मैं कभी अपने सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हुआ कि मुझे मालूम है जो इसाक बागवान के साथ हुआ इसी किस्म का कुछ मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि फिल्म एक डिफरेंट माध्यम है, वो बिना मिर्च मसाला के और बिना तोड़ मरोड़ के बन नहीं सकती। फैक्चुअल फिल्म कोई बनाना चाहेगा नहीं। कुछ चंद फिल्में बनी हैं वो अच्छी चली, लेकिन बाद के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिस्क नहीं लेते, उनके लिए तो ये एक बिजनेस है। वो किसी हिस्टोरिकल फिल्म तो बना नहीं रहे, वो उनको जहाँ से चार पैसे कमाई होगी वो करेंगे। और मैंने आपको बताया पहले भी कि जो अंडरवर्ल्ड पे दो बड़ी फिल्में बनी थी उनमें मेरी उन्होंने मदद ली, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने मेरी हेल्प ली। मैंने कोई भी उनसे एग्रीमेंट नहीं किया लिख के। मैंने ये कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, आपको जो पूछना है वो पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। उसको कैसे इस्तेमाल करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन आप मेरे से 1 घंटा बात करो या 10 घंटे बात करो, मैं इतने पैसे लूँगा। अगर आप दे सकते हो तो मैं आपसे बात करता हूँ, नहीं तो राम राम। तो उन्होंने जितने पैसे मैंने मांगे थे दिए दोनों फिल्मों में, और मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने मेरी वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पेश की, लेकिन इन दोनों फिल्मों में मैंने जैसे बताया था इन लोगों ने उसी तरह इस्तेमाल किया, उसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं की। क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो 4-5 सीन जो फिल्म के बड़े सीन थे उनके लिए चाहिए थे, और उन्होंने ऐसे ही वो सीन बयान किए। और लकीली मेरे बताए हुए वो सब सीन जो मैंने बताए थे वही फिल्म दोनों फिल्मों में बहुत हिट कारगर हुए, क्योंकि वो हकीकत थी, सच्चाई थी। कोई आदमी अपने ख्याल से इस किस्म के सीन नहीं लिख सकता जो मैंने देखे हैं। वो आंखों देखी बात होती है जो मैं बयान कर रहा था। सो थैंक्स टू ये वंस अपॉन अ टाइम मैंने मुंबई बनाने वालों को,
लूथरिया भाई और उनके स्क्रिप्ट राइटर थे, उनको बहुत अच्छा साथ दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन पूरी फिल्म का स्क्रिप्ट देना या कहानी देनी ये बहुत रिस्की जॉब होता है। उस चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता, अनलेस कोई इस किस्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो जो मेरी पूरी स्क्रिप्ट को हूबहू बनाए, तो उसको मैं लिख के दे सकता हूँ। खैर, एक कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी। अब संजय गुप्ता का हक बनता है कि अपनी फिल्म जिस तरीके से बनाना चाहता है बनाए, लेकिन उनको पहले को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था इशफाक बागवान के साथ या किसी और के साथ के जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। इस पूरे कंट्रोवर्सी का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि इसके जवाब में जो हमारे सहयोगी ने आपको बताया, इशफाक बागवान ने जो किताब लिखी अपनी, वो बहुत बढ़िया काम किया। उससे एक तो सच्चाई लोगों के सामने आ गई और ये हकीकत लोगों के सामने आई और उसका फ़र्क भी पड़ा। ये एक अच्छी बात है। मैं इशफाक बागवान को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया ये किताब लिख के। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।